हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। PYQs प्रैक्टिस कर रहे हैं हम UPSSC बीएड असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए। ये हमारी लास्ट क्लास होने वाली है इस सीरीज़ की। 10th क्लास 10th यूनिट टीचर एजुकेशन से रिलेटेड है। अब कोई बच्चा अगर ये लास्ट क्लास देख रहा हो तो मैं एक बार वापस से बता देती हूँ कि थियोरी के लिए आपने 10 मैराथन 10 यूनिट देख ली होंगी, 10 यूनिट्स 10 मैराथन्स, ठीक है। सो वो मोर देन इनफ हैं। और प्लस ये 10 क्लासेस, क्योंकि इन 10 क्लासेस में यूपी के क्वेश्चंस आ गए, जो यूपी के ये एग्जाम्स हुए हैं लास्ट कुछ ईयर्स में, और वो जो बची हुई 10 मैराथन्स 10 यूनिट्स वाली जो क्लासेस हैं उनमें आपके नेट के क्वेश्चंस आ गए सारे 2018 जुलाई के बाद के अब तक के। ओके तो ये दोनों क्लासेस जो है मतलब 20 क्लासेस आपको जो है UPSSC बीएड असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम जो है उसकी प्लेलिस्ट है एक, उसमें भी मिल जाएंगी 20 की 20 क्लासेस। मैं जो है ये जो अभी 10 क्लासेस, ये 10वीं क्लास है, इसके बाद इन 10 क्लासेस को कंबाइन करके भी एक जो है कंपाइलेशन में चला दूंगी, ताकि आपको अगर वापस से प्रैक्टिस करनी हो तो वहां से हो सकती है। ओके, दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगे तो इनकलकेट लर्निंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इट्स एब्सोल्युटली फ्री। प्लस कोई बच्चा अगर इनको कि भाई बार बार क्लास देखने का शायद टाइम नहीं है, बट मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाह रहा हूँ, तो इन 10 क्लासेस की PDF भी आप ले सकते हैं। अब बाकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप बार बार क्लास सुनेंगे तो ज़्यादा दिमाग में जाएंगी चीज़ें। बट स्टिल कोई वर्किंग प्रोफेशनल है, मदर है, जिसको क्लासेस चाहिए हो या प्रिंट निकलवाना हो, तो वो फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिए, वहाँ पे आपको लिंक, व्हाट्सएप का लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आपको सारी चीज़ों का आइडिया हो जाएगा। ओके, टीचर एजुकेशन की यूनिट है जी। इन्होंने स्पेसिफिकली नेशनल पॉलिसीज़ भी मेंशन कर रखी हैं, तो मोस्टली क्वेश्चन NEP 2020 के आपको इसी में देखने को मिलेंगे। एंड बाकी मेजर स्टैट्यूटरी बॉडी, NCT या बाकी NCERT वगैरह, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको टीचर एजुकेशन में देखने को मिलते हैं। 131 क्वेश्चंस होने वाले हैं इस क्लास में, बट बहुत इजी क्वेश्चंस ही आपको लगेंगे अगर आपने थोड़ा भी पढ़ रखा होगा तो। ओके तो सीधे क्वेश्चंस हैं कि क्वेश्चन पढ़ा और आपको आंसर मिल जाना चाहिए। Which is least needed in distance education? So distance education दूर से है, lesson writing, personal contact program, use of audio visual aids या फिर class teaching। तो इसके अंदर class teaching नहीं होती है जी, बाकी चीज़ें हैं। lesson writing भी रहेगी, क्योंकि आपको notes मिलते हैं, proper module wise चीज़ें, modules मिलते हैं, ठीक है। personal contact program भी distance education में होता है, कि मान लो पूरे साल में 2 बार एक हफ्ते की क्लासेस लगेंगी, इस तरीके से। ऑडियो विजुअल एड्स का भी इस्तेमाल उसमें रहेगा। तो क्लास टीचिंग जो है वो लीस्ट नीडेड है जब डिस्टेंस एजुकेशन की बात करते हैं। Which of the following is not division of NCC? So नेशनल कैडेट कोप की बात हो रही है। NCC अडल्ट डिवीजन, सीनियर डिवीजन, जूनियर डिवीजन और गर्ल डिवीजन। तो सीनियर, जूनियर और गर्ल ये डिवीजन रहे हैं, बट अडल्ट डिवीजन करके कुछ नहीं है, तो ए ऑप्शन आपका सही रहेगा। सीनियर विंग, जूनियर विंग हुआ करती थी पहले, उसके बाद 1949 में इंडिपेंडेंस के बाद आपके जो है गर्ल डिवीजन भी सेपरेटली बनाया गया। ओके तो अडल्ट डिवीजन एग्जिस्ट नहीं करता। NCERT कब एस्टेब्लिश हुई? तो NCERT एक ऑटोनमस बॉडी है, स्टैट्यूटरी नहीं है, ये बात याद रखिएगा। 1960, 61, 71, 56, तो 1961 में जो है ये NCERT बनी है। 1956 में अपना UGC एक्ट आया, तो UGC जो है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन कब बना है? 1953 में बना था, बट 56 में स्टैट्यूटरी बॉडी बना है। ओके 1971 है यहाँ, बट 1975 में NCTE को एडवाइजरी बॉडी की तरह बनाया गया था। तो ये बेसिक सी चीज़ें। 1958 में दुर्गाबाई देशमुख कमेटी था, और 1961 में आपका हंसा मेहता कमेटी था। ओके फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी वॉज एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया, UK, USA और रशिया। तो आपका आंसर हो जाएगा UK। ओके तो सबसे पहली ओपन यूनिवर्सिटी UK में शुरू हुई थी 1969 में। पहले जो स्टूडेंट्स एनरोल हुए वो 1971 में हुए। नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 एनविसाइजेस एजुकेशन एज अ और एन। तो 1986 की पॉलिसी एजुकेशन को इन्वेस्टमेंट की तरह देखती है, रिटर्न की तरह देखती है, या नेशनल प्रोग्राम या सोशल प्रोग्राम तो इन्वेस्टमेंट की तरह देखती है जी। ओके मोस्ट इंपॉर्टेंट चैलेंज फॉर अ टीचर इज to maintain discipline in classroom, to prepare the question bank, to make students do their homework, या फिर टीचिंग के प्रोसेस को इंजॉयबल बनाना। तो सबसे इंपॉर्टेंट काम टीचर का यही है, और ये डिफिकल्ट भी है। ओके सो चैलेंजिंग काम है ये।
व्हेन वॉज नेशनल लिटरेसी मिशन लॉन्च्ड, कई बार आता है ये क्वेश्चन, मेक श्योर आपको याद हो। 1988 इसका आंसर रहेगा। 5 मई 1988 को नेशनल लिटरेसी मिशन चलाया गया था। प्राइमरी गोल था कि इलिटरेसी, अनपढ़ता जो है वो हमें इरेडिकेट करनी है और फंक्शनल लिटरेसी जो है वो सभी नॉन लिटरेट आपके एडल्ट्स में डालनी है। 15 से 35 की एज ग्रुप है, तो आपको एज ग्रुप भी याद रखनी है, 5 मई 1988 भी याद रखना है। The committee which recommends the names for Human Rights Commission in India is headed by, तो जो Human Rights Commission है इंडिया का, वो कौन सी कमेटी है जो इसके मेंबर्स को जो है वो करती है, मतलब वो कमेटी जो इनके लिए नाम रेकमेंड करती है, उसको कौन हेड करता है? तो प्रेसिडेंट, पीएम, लोकसभा का स्पीकर, लीडर ऑफ अपोजिशन। सो प्राइम मिनिस्टर जो है वो आंसर रहेगा जी, वो चेयरपर्सन होता है इस कमेटी में। लोकसभा का स्पीकर, यूनियन मिनिस्टर, देन आपका यूनियन होम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन राज्यसभा और डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा। तो ये सब लोग होते हैं और इसका हेड प्राइम मिनिस्टर रहेगा। वो अपॉइंट करते हैं चेयरपर्सन और मेंबर्स को। ऑल्दो फॉर्मली कौन अपॉइंट करेगा? फॉर्मली प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा। ठीक है। Who is considered as founder of Indian Open Universities? So Professor G. Ram Reddy, Bakshish Singh, Ram Takule और आपका DS कोठारी। सो जी राम रेड्डी आपका आंसर रहेगा। ये फाउंडर और फर्स्ट वाइस चांसलर हैं फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी यानी आंध्र प्रदेश ओपन यूनिवर्सिटी, जो कि अब डॉक्टर BR अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के नाम से भी जानी जाती है। ओके और इन्होंने वाइस चांसलर इग्नू भी एज ए वाइस चांसलर इग्नू में भी सर्व किया है। तो प्रोफेसर जी राम रेड्डी को फाउंडर ऑफ इंडियन ओपन यूनिवर्सिटीज़ बोला जाता है। कई बार फादर ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन भी बोला जाता है इंडिया में। तो दोनों ही चीज़ें आपने याद रखनी है। बेसिक टीचिंग मॉडल वॉज डेवलप्ड बाय रॉबर्ट ग्लेसर, गायने, कॉक्स और आपका डेविस। तो ग्लेसर आपका उत्तर रहेगा जी, रॉबर्ट ग्लेसर। इजीएस्ट क्वेश्चन एवर। ह्यूरिस्टिक स्ट्रैटेजी के फाउंडर कौन है? प्रोपाउंडर थॉमस एम रिस्क, आर्मस्ट्रॉन्ग, स्किनर या नॉर्मन क्राउडर। तो स्किनर तो हमारे प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन के लिए जाने जाते हैं, नॉर्मन क्राउडर हमारे मैथेटिक्स बोल रही हूँ, ब्रांच्ड प्रोग्रामिंग के लिए जाने जाते हैं। आर्मस्ट्रॉन्ग आपका आंसर रहेगा जी। ओके तो हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग। द राइट ऑफ फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन बिल फॉर चिल्ड्रन ऑफ 6 to 14 ईयर्स एज ग्रुप वॉज पास्ड इन द ईयर। तो कौन से साल में ये पास किया गया था? तो देखो वैसे बिल की बात हो रही है यहाँ पे, तो हम 2008 के साथ चले जाएंगे। अदरवाइज 2009 में ये जो है एनेक्ट हुआ था, ऑफिशियली पास की अगर आप बात करोगे। 2008 में इंट्रोड्यूस हुआ, डिस्कस हुआ, तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नहीं है कोई, 2008 लगा दो। अदरवाइज 2009 अगस्त जो है तब ये पास हुआ और 1 अप्रैल 2010 से ये लागू हुआ। Who is the author of developing the core curriculum? So ये बुक का नाम कौन है ये ऑथर? ओके रोनाल्ड सी फॉन्स, रोनाल्ड एंड बॉसिंग, रोनाल्ड बॉसिंग गुडलैंड और आपका नेल्सन एल बॉसिंग। सो आंसर आपका सी हो जाएगा जी। ओके सो रोलैंड है एक्चुअल नाम तो इनका रोलैंड, बट इन्होंने रोनाल्ड दे रखा है तो हम चल सकता है रोलांड और बॉसिंग आएगा। ओके Distance education is important for India due to large population, due to lack of adequate resources, adverse geographical conditions। तो तीनों ही reasons adequate हैं। All of these आपका आंसर रहेगा। Population भी बहुत ज़्यादा है, resources भी proper नहीं है, कई बार geographical conditions इतनी adverse हैं कि आप इधर उधर नहीं जा पाते। Diet provides training and orientation to टीचर्स ऑफ डिग्री कॉलेज, टीचर्स ऑफ एलिमेंट्री स्कूल्स, टीचर ऑफ सेकेंडरी स्कूल या ऑल स्कूल्स। तो टीचर ऑफ एलिमेंट्री स्कूल आपका आंसर रहेगा। डाइट बनी किसकी रिकमेंडेशन पे? नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन आपकी 1986 के रिकमेंडेशन पे। ओके सो टीचर्स ऑफ एलिमेंट्री स्कूल्स को ये ट्रेनिंग और ओरिएंटेशन प्रोवाइड करेंगे। अब आप मुझे कमेंट करके बताना कि टीचर्स ऑफ सेकेंडरी स्कूल्स को कौन ट्रेन और ओरिएंट करता है। ओके What is the aim of Mahila Samakya program? तो women empowerment, qualitative improvement in women education, स्कूल में enrollment increase करना है 6 से 14 साल की लड़कियों का, to strengthen girls education system। तो आंसर आपका ए रहेगा जी। women empowerment के लिए ये चीज़ जो है वो लॉन्च की गई थी 1988-89 में ये लॉन्च की गई थी, ये बात आप याद रखिए। Who made the teaching topology? मैकडोनल्ड, देन आपका ग्रीन, मॉरिसन और आपका गेक। तो देखो टीचिंग की बात हो रही है तो टीचिंग में मेजरली काम मॉरिसन, हर्बर्ट, बिगी एंड हंट इन लोगों ने किया है। सो मॉरिसन का नाम जो है वो सही आंसर होगा।
Which language is related to word educare in the education? So education जितने भी words से आया है ना, educare, educate, whatever, वो सारे के सारे लैटिन वर्ड हैं. तो आपके लिए बहुत ईजी है कि कोई भी वर्ड अगर पूछा जाए जिससे एजुकेशन आया हो वो लैटिन वर्ड है. Which of the following is not a teaching technique of kindergarten? So play, खेल खेल में, self activity, transfer of objects, questioning. Questioning नहीं होगी इसके अंदर, ठीक है. तो आप बड़े बच्चों की तरह questioning नहीं करोगे. बच्चा छोटा है, खेल रहा है, खेल खेल में सीखेगा, self activity करेगा वगैरह वगैरह. एजुकेशन जो है एक सोशल प्रोसेस है. एजुकेशन इज अ नेचुरल एंड सोशल प्रोसेस, स्टैटिक एंड सोशल, मैकेनिकल एंड सोशल, स्ट्रक्चर्ड एंड सोशल. सो ऑब्वियसली इन सब ऑप्शंस में से तो बेटर नेचुरली लग रहा है. सो नेचुरल एंड सोशल प्रोसेस है. नॉलेज इन नेचुरल साइंस इज प्राइमरीली वैलिडेटेड थ्रू. सो नेचुरल साइंस में नॉलेज को कैसे वैलिडेट किया जाएगा? नॉर्मेटिव जस्टिफिकेशन ऑफ वैल्यूज, inability to relate new knowledge with prior learning, applying previously learned mathematical skills to solve problems in physics, या forgetting earlier learned concepts while learning new content. तो अगर आप पिछला भूल जाएंगे तो ये तो गलत है. जब आप पहले वाले मैथमेटिकल स्किल्स को फिजिक्स में यूज कर रहे हो, सो इस तरीके से आप नॉलेज को वैलिडेट कर रहे हो. यानी कहीं वैलिडेट ही हो गई ना कि वहां वाली चीज अगर आप यहाँ यूज कर रहे हो, दैट मीन्स वो वैलिड है और सही है. ओके. Which American has developed the concept of team teaching? So Bloom, Roger, John Dewey, Freeman. Answer आपका Freeman रहेगा. Which of the following doesn't come under hardware? So chalkboard, work of chalk, computer और overhead projector. So overhead projector, computer, chalkboard, ये सारी चीज़ें हार्डवेयर में आएंगी. उसके ऊपर जो आप लिखते हो, जिसको आप मिटा सकते हो, तो वो जो काम आप कर रहे हो वर्क ऑफ चॉक, वो हार्डवेयर के अंडर नहीं आएगा जी. ओके. In which field guidance is needed during adolescence? तो adolescence के टाइम पे तो इंडिविजुअल लेवल पे, एजुकेशनल लेवल पे, वोकेशनल लेवल पे हर जगह ही गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है. वो अलग बात है कि लेना नहीं चाहते हैं हम उस टाइम पे, बट ज़रूरत पड़ती है. काउंसलर का मेन एबिलिटी और एफिशिएंसी शुड बी इन द फील्ड ऑफ एजुकेशनल टेस्ट में, इंटेलिजेंस टेस्ट में, इंटरव्यू में, या इनमें से किसी में भी नहीं. सो इंटरव्यू में होनी चाहिए ना, तभी तो वो बेटर समझ पाएगा, लोगों को बेटर जान पाएगा, क्वालिटेटिव डाटा कलेक्ट कर पाएगा. बेस ऑफ एजुकेशनल गाइडेंस इज, सो एजुकेशनल प्रॉब्लम, वोकेशनल प्रॉब्लम, पर्सनल प्रॉब्लम, या ऑल ऑफ दीज. तो एजुकेशनल गाइडेंस है तो एजुकेशनल प्रॉब्लम से रिलेटेड ही देगी. कई बार हम सोच लेते हैं कि यार फिर ऑल ऑफ दीज क्यों दिया होगा, राइट? तो नहीं, एजुकेशनल प्रॉब्लम मतलब ईजी आती हैं चीज़ें तो आप मानो कि ईजी ही है. Who said that mothers are the ideal teacher and the informal education given at home by them is most effective and natural? So किसने बोली बात? पेस्टोलॉजी, फ्रॉबल, रूसो या मॉन्टेसरी? सो मदर के ऊपर जितना ज़्यादा काम है वो पेस्टोलॉजी ने किया है. ओके. मदर एंड जिराइड करके भी एक, जिराइड्स मदर ऐसा कुछ भी था. सो उन्होंने किया है, मदर्स के ऊपर बहुत काम किया और उन्होंने मदर को आइडियल टीचर बोला है. Who is the author of book Curriculum Process? कारगर, जॉनसन, व्हीलर और आपका फ्रोबेल. इसी बार का क्वेश्चन है ये तो. सो डी.के. व्हीलर आपका आंसर रहेगा. इन उत्तर प्रदेश, हाउ इज द गवर्नेंस ऑफ प्राइमरी एजुकेशन स्ट्रक्चरली ऑर्गेनाइज्ड? सो प्राइमरीली मैनेज्ड एट द स्टेट लेवल with limited local involvement, administered through higher education authorities with state. प्राइमरी एजुकेशन है ना, तो हायर एजुकेशन कहाँ से आ जाएगी? Coordinated among states, district and local bodies, managed through collaborative between private institution and national board. तो सारे के सारे तो आ गए सी में, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, लोकल बॉडीज सब लोग आ गए. सी ऑप्शन सही है जी. Which statement best represents the relation between educational aims and agencies in democratic society? So कौन सी बेस्ट represent करती है डेमोक्रेटिक सोसाइटी में? एम्स आर डायनेमिकली शेप्ड एंड रियलाइज थ्रू इंटरेक्शन ऑफ एजेंसीज, जैसे फैमिली, स्कूल, सोसाइटी. अग्री, डायनामिक हैं चीज़ें, चेंज हो सकती हैं, तो एम्स जो है उनको डायनामिक तरीके से शेप किया जाता है. एजेंसीज ओनली इम्प्लीमेंट एम्स विदाउट शेपिंग देम? नहीं, दे विल शेप देम. एम्स फिक्स होते हैं, इंडिपेंडेंट ऑफ एजेंसीज इंडिपेंडेंट नहीं होता कुछ भी, ये बात याद रखो. एजेंसीज आर merely administrative with no role in aim realization. नहीं जी, ए ऑप्शन सही है आपका. ओके. Which educational factor is linked to educate unemployment in India? So absence of higher education opportunities in rural areas. Okay. Expansion of technical institutions aligned with industry needs. अगर ऐसी ये चीज़ बेटर है, वो अनएम्प्लॉयमेंट जो है उस फैक्टर को कम करेगी. एजुकेशनल फैक्टर इज लिंक टू
एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। सो देखो एक्सपेंशन अगर हो रहा है अलाइंड विद इंडस्ट्री नीड्स तो ये चीज़ कम होगी, बट ये फैक्टर है नहीं। एक्सेसिव फोकस है वोकेशनल और स्किल बेस्ड स्कूलिंग पे, मिसमैच है, हाँ मिसमैच है जनरल एजुकेशन कंटेंट और लेबर मार्केट नीड में। तो टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस अगर ऐसे होंगे जो अलाइंड है इंडस्ट्री नीड से, तो फिर तो दिक्कत आएगी ही नहीं ना एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट की, पढ़े लिखे लोग भी अनएम्प्लॉयड घूम रहे हैं। तो डी आंसर रहेगा। Within the Indian education framework, the study of religion is generally approached as a part of which of the following educational areas? So, cultural and value education is a comparative perspective. Instruction aimed at promoting adherence to particular religious doctrine, replacement of social science discipline, or administrative regulation of educational institutions. सो रिलीजन से रिलेटेड जब आप बात करते हो, स्टडी ऑफ रिलीजन कैसे अप्रोच की जाएगी। सो रिप्लेसमेंट तो नहीं होगा, ठीक है। इंस्ट्रक्शंस आप ऐसे ही रखो कि आप पर्टिकुलर रिलीजियस डॉक्ट्राइन को प्रमोट कर रहे हो, नहीं। आप ये बेटर है ना, कल्चरल एंड वैल्यू एजुकेशन जब आप कंपैरेटिव एस्पेक्ट में पर्सपेक्टिव में पढ़ोगे तो ऑटोमेटिकली आप रिलीजन की स्टडी कर पाओगे। Which feature differentiates open schooling from general distance education? Flexible entry है, pace है, assessment with recognition है, absence versus presence of structured curriculum, adult orientation versus school age restriction, और self instructional mode versus face to face dependence। तो आंसर आपका ए हो जाएगा जी। सबसे बेटर ऑप्शन है ये। फ्लेक्सिबिलिटी है ओपन स्कूलिंग में, फ्लेक्सिबिलिटी एंट्री की, पेस की, असेसमेंट की, सारी चीज़ों की। ओके। Student unrest in higher education institution is most likely to intensify। कब intensify हो जाएगा student unrest यूनिवर्सिटीज़ या हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में? अगर को करिकुलर और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ एक्सपेंड होती हैं फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। ट्रांसपेरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस है और स्टूडेंट पार्टिसिपेशन है तो भी क्यों स्टूडेंट अनरेस्ट होएगा? स्टूडेंट अनरेस्ट का मतलब होता है जी कि स्टूडेंट जो हैं, जैसे ये होते हैं ना, धरना करने लग जाते हैं या स्टूडेंट्स सहमत नहीं है आपकी चीज़ों से, वो चीज़। सो परसीव्ड डिस्कनेक्ट बिटवीन इंस्टीट्यूशनल अथॉरिटी एंड स्टूडेंट की एस्पिरेशंस जो वो चाह रहे हैं वहाँ पे, और इंस्टीट्यूशनल अथॉरिटी जो चीज़ प्रोवाइड कर रही है वहाँ पे डिस्कनेक्ट है। ओके अगर अलाइनमेंट होगा फिर तो दिक्कत है ही नहीं ना। तो जब डिस्कनेक्ट है आपकी समझने में और आपकी एस्पिरेशंस में, और जो आपको मिल रहा है एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी वाली चीज़, तो वो आपका सी रहेगा, वो अनरेस्ट क्रिएट करेगा। In Uttar Pradesh, the affiliating system in higher education primarily serves which structural function? So, affiliating system in higher education किस function को serve करेगा? Linking colleges with universities, curriculum, examination और degree awarding के लिए, integrating vocational training centers with secondary educational boards, coordinating school level institutions with state agencies for administrative purpose, और regulating private coaching institutions through standardized admission process। तो आप रेगुलेट नहीं कर सकते हो प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूशंस को। सो ये क्या क्या सही लग रहा है आपको? आंसर फर्स्ट सही है जी, लिंक करना यूनिवर्सिटीज़ को, करिकुलम कॉलेजेस विद यूनिवर्सिटीज़ जो कि लिंक्ड होते भी हैं, तो ये एक बेटर फंक्शन है जो सर्व किया जा रहा है। और ना कि उत्तर प्रदेश, बाकी जगह भी जितने भी कॉलेजेस हैं वो यूनिवर्सिटीज़ से तो लिंक्ड होते ही हैं, करिकुलम, एग्जामिनेशन, डिग्री, इन सब के लिए। Consider the following statements regarding education in Uttar Pradesh. Primarily education is administered through decentralized system involving local bodies. Okay. Secondary education is regulated by Uttar Pradesh Madhyamik Shiksha Parishad, और higher education is governed by universities under UGC और state government. ठीक है, सारे statements ठीक हैं. 1, 2, 3 all are correct. Which one of the following is not a national level agency for helping in organizing in service education programs? Okay, so NUPA, SIE, MAT, NCERT, CIET, तो ये तीनों जो हैं वो नेशनल लेवल पे जी, ये स्टेट लेवल की है। ओके तो नेशनल लेवल की कौन सी नहीं है? स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग। नेशनल लिटरेसी मिशन, मैंने आपको बोला था कि वो एज ग्रुप भी पूछ लेते हैं, तो नेशनल लिटरेसी मिशन एम्स एट इम्पार्ट functional literacy to 80 million illiterate people in the age group of, तो कौन सा एज ग्रुप? 5 से 40, 10 से 40, 5 से 35 और 15 से 35। तो 15 से 35 1988 नेशनल लिटरेसी मिशन। Radhakrishnan Commission on University Education defined the vital task of
dash education, higher education, elementary education, primary education, 3 language formulas, obviously राधाकृष्णन कमीशन है, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन है, सो ये हायर एजुकेशन की बात करेंगे। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला की अगर आप बात करोगे तो कोठारी कमीशन 1964 to 66। Which Indian educationist advocated an educational model integrating Vedic knowledge with modern sciences? A vision echoed in contemporary reforms such as NEP 2020। तो किसने उस लेवल की बात पहले की है कि उन्होंने वैदिक नॉलेज को मॉडर्न साइंस से जोड़ा हो? मदन मोहन मालवीय, अरबिंदो, रविंद्रनाथ टैगोर और विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद। सो आंसर आपका मदन मोहन मालवीय रहेगा जी। मदन मोहन मालवीय के पीछे एक पूरा मिशन भी चल रहा है जिसके अंडर टीचर्स की ट्रेनिंग करवाई जाती है। ओके, सो पंडित मदन मोहन मालवीय वो सिर्फ फ्रीडम फाइटर ही नहीं, वो एक विजनरी एजुकेशनिस्ट थे, प्रयागराज में पैदा हुए। उन्होंने ही BHU की शुरुआत की, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। ओके, कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे वो, इसलिए ये जानना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, बट BHU के फाउंडर हैं ये जानना बहुत ज़रूरी है। 1916 में वसंत पंचमी के दिन उन्होंने BHU को एस्टैब्लिश किया। इन्होंने इंडिविजुअल लेवल पे भी, इन्होंने 3 लेवल्स पे बात की एम्स ऑफ एजुकेशन की। इंडिविजुअल पे धर्म, अर्थ और मोक्ष, सोसाइटल पे इरेडिकेशन ऑफ कास्ट और क्लास बैरियर्स, ताकि मास तभी मतलब मास लिटरेसी के थ्रू ही हम ये कर पाएंगे। और नेशनल लेवल पे स्वराज्य थ्रू शिक्षा, ताकि एंटी कॉलोनियल रेजिम मतलब उनके अगेंस्ट, कॉलोनियल मतलब ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। ओके, सो NEP 2020 रेप्लिकेट करती है द 3 वे फोकस बट रिप्लेसेस मोक्ष विद ग्लोबल सिटीजनशिप। बाकी चीज़ें सेम है, तो ज़्यादा हॉलिस्टिक और मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन जो है वो देखने को मिलती है। NEP 2020 aims to overhaul Indian higher education by 2035। ग्रोस एनरोलमेंट कहाँ तक बढ़ाना है? थ्रू मल्टीडिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशन, फ्लेक्सिबल करिकुला और टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन। सो 2035 की बात हो रही है। 60%, 40%, 50%, 30%, सो 50% तक हमें ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो लेके जाना है, जो कि 2018 में 26.3 है, तो हमें उसको बढ़ा के 50 लेके जाना है। Which one of the following recommendations of Kothari Commission was specifically aimed at promoting national integration through education? So कौन सी स्टेटमेंट नेशनल इंटीग्रेशन को प्रमोट करती है जो उन्होंने सजेस्ट किए? इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 3 लैंग्वेज फॉर्मूला इन स्कूल, इंट्रोडक्शन ऑफ सेमेस्टर सिस्टम इन यूनिवर्सिटीज, एक्सपेंशन ऑफ टेक्निकल एजुकेशन एट सेकेंडरी लेवल और अडॉप्शन ऑफ 10+2+3 का स्ट्रक्चर। सो नेशनल इंटीग्रेशन के लिए ए रहेगा। उन्होंने अडॉप्ट तो किया है ये स्ट्रक्चर, उन्होंने बोली है ये सारी अच्छी बातें, लेकिन जब आप 3 लैंग्वेज फॉर्मूला की बात करोगे यानी आप लैंग्वेजेस के ऊपर आ गए, डाइवर्सिटी के ऊपर आ गए, सो आप इंटीग्रेशन की बात कर रहे हो यहाँ। Consider the following statements on the evolution of Indian education and its impact on modern practices. Okay, early education emphasized teacher-learner proximity and moral spiritual development, influencing value-based education. Okay, ancient centers fostered dialogue and inquiry, shaping modern pedagogy. Colonial education introduced administrative or curricular structures, shaping present institutions despite limited indigenous focus। बात तो ठीक लग रही है, लर्नर टीचर लर्नर प्रॉक्सिमिटी तो होती थी, गुरुकुल में रहते थे सब लोग, सो वैल्यू बेस्ड एजुकेशन को इन्फ्लुएंस हुआ। एंशिएंट सेंटर्स में डायलॉग, इंक्वायरी, ये चीज़ें होती थी, बातचीत तो होती थी ना, डिस्कशन तो होता था, तो ये मॉडर्न पेडागोजी को शेप किया। ठीक है जी, तीनों चीज़ें बिल्कुल ठीक है। 1 2 3। Which statement best captures the tension in British period education between administrative intent and intellectual outcome? So administrative intent क्या था और outcome क्या निकल के आता है? So it trained colonial administrators but ignited socio-political progress. It removed social stratification through integrated curricula। कहाँ रिमूव हुआ है? स्ट्रेटिफिकेशन तो अभी तक चल रहा है। It ensured universal access and equitable development across society। क्यों ही बात होएगी ना, जब ब्रिटिश पीरियड की बात हो रही है तो वो कब यूनिवर्सल एक्सेस की बात करने लग गए। It promoted indigenous knowledge, reviving traditional institutions। No, they didn't promote indigenous knowledge। सो आंसर आपका क्या रहेगा जी? उन्होंने कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर्स को ट्रेन किया, लेकिन उसकी वजह से सोशियो पॉलिटिकल प्रोग्रेस हुई, क्योंकि लोगों को पता चलने लग गया अपने राइट्स के बारे में, चीज़ों के बारे में। विच प्रैक्टिस सपोर्ट्स इमोशनल डेवलपमेंट इन चाइल्डहुड वाइल मेंटेनिंग क्लासरूम इफेक्टिवनेस? ओके, यूनिफॉर्म बिहेवियरल एक्सपेक्टेशंस with limited attention to emotional differences among learners,
structured opportunities for emotional expression with guidance in regulation and social interaction, unrestricted emotional expression without guidance or teacher intervention in classroom situation, or academic priority with emotional attention only. So during disruptive situation, only during disruptive नहीं, और ना ही limited attention नहीं देनी है अपने को. Emotional expression की structured opportunities provide करनी है. तो आंसर आपका B हो गया. Which interpretation best reflects the structural and intellectual features of medieval Indian education? So medieval India, ancient India, medieval India, modern India. ठीक है. So in inclusive system promoting scientific and secular knowledge across groups. Medieval period में मुगलों का राज था, एक तरीके से मुस्लिम्स का राज था. ठीक है. So उन्होंने majorly religious education ज़्यादा promote की. यूनिवर्सल एक्सेस विद यूनिफॉर्म करिकुलम नहीं है. ऑर्गेनाइज्ड अराउंड रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस विद फोकस ऑन थियोलॉजी एंड लिमिटेड नॉलेज डाइवर्सिटी. यस, डिसेंट्रलाइज्ड भी नहीं था. तो आंसर आपका सी हो जाएगा जी. एजेंसीज और ईयर दे रखा है, एनसीईआरटी, यूजीसी, एनसीटी, एससीईआरटी. सो आपको याद होना चाहिए कब कौन सी जो है ऑर्गेनाइजेशन बनी है. एनसीईआरटी जो है 1961 में, यूजीसी 1956 में, एनसीटीई 95 में और एससीईआरटी फिर एक ही ऑप्शन बचता है 1988. एससीईआरटीज ऐसे फिक्स्ड नहीं है, लेकिन एससीईआरटीज क्योंकि अलग अलग स्टेट वाइज हैं तो स्टेट वाइज अलग अलग टाइम पे बनी थी. बट एक तो ऐसे बाकियों का तो पता ही था आपको, तो ऐसे सोल्व हो सकता है. दूसरा 1980s के दौरान बात होनी शुरू हुई थी एससीईआरटीज के बारे में, और फिर डाइट्स भी आ गई थी 1986 की पॉलिसी की रिकमेंडेशन पे. तो 1986 से 90 के बीच में आप ईयर्स में जा सकते हो. Okay, which teaching method aligns with realist view of knowledge and reality? तो passive learning through natural maturation without guidance. passive learning पे क्यों focus करेंगे ना. Project method based on social experience and activity. realist view है तो social experience पे नहीं focus करेंगे. Observation, experimentation, inductive reasoning for studying the external world. Dialectical reasoning और logical analysis for attaining universal and abstract truth. So answer आपका क्या हो जाएगा जी, थर्ड हो जाएगा, जो कि आपके realism से relate करता है. According to National Curriculum Framework 2005, which of the following should be included as other curricular subjects? Health and physical education, science, language, social science. तो देखो साइंस, हिंदी, इंग्लिश अपनी लैंग्वेजेस, और आपका सोशल साइंस, ये तो हमारे हमेशा से ही रहे हैं ना सब्जेक्ट्स. तो ये मेन सब्जेक्ट्स हैं जी. ये अदर में जाएगा, ये अदर करिकुलर एरियाज में जाएगा, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन. एनसीएफ 2023 डेवलपमेंट कमेटी के हेड कौन थे? असेसमेंट इन एनसीएफ 2023, एनसीएफ 2023 पार्ट डी और रिव्यू ऑफ एनपीई 1986. सो रिव्यू के लिए कौन था? रामामूर्ति कमेटी थी, आचार्य रामामूर्ति कमेटी. एनसीएफ 2023 द असेसमेंट एज एंड फॉर लर्निंग, तो ये असेसमेंट की बात आ गई. एंड कस्तूरी रंजन जो हैं वो कमेटी के हेड थे जी. और आपका ये एनसीएफ 2023 पार्ट डी है जो कि स्कूल कल्चर और प्रोग्रेस को हैंडल करेगा. आंसर आपका फोर्थ हो गया. 2 4 1 3. बेसिक टीचिंग मॉडल, कई बार आ चुका है ये क्वेश्चन और रिपीटेडली पूछा जाता है. रॉबर्ट ग्लेसर, दिमाग में छप जाना चाहिए था अब तक तो. ओके. फंक्शन ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट, एल और एम गायब है जी. एजुकेशनल मैनेजमेंट इंक्लूड्स, सो ये मैनेजमेंट में आना चाहिए था वैसे ये क्वेश्चन, बट इट्स ओके. रिपोर्टिंग, बजटिंग, कंट्रोलिंग और डिसीजन मेकिंग. सो पी और ट्रिपल सी की आप बात करोगे तो इसमें सारे आ जाएंगे. रिपोर्टिंग, बजटिंग, कंट्रोलिंग तो आता ही है. डिसीजन मेकिंग का मतलब ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है 1 2 3 जिसमें दे रखे हो, तो हमारा आंसर डी रहेगा जी. सब आएंगे. ओके. विच फाइंडिंग फ्रॉम नेशनल असेसमेंट इन इंडिया इंडिकेट्स डिक्लाइनिंग स्कूल लेवल एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स. तो कौन सा असेसमेंट जो है वो स्कूल लेवल का, जो स्कूल लेवल पे एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स गिर रहे हैं, डिक्लाइन हो रहे हैं, उसको दर्शाता है. हाई कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग इन मैथमेटिक्स. अगर मैथमेटिक्स साइंस में एलिमेंट्री लेवल पे कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग हो रही है तो स्टैंडर्ड तो बहुत हाई चल रहे हैं ना, फिर ये तो गलत है, ये तो डिक्लाइन नहीं शो कर रहा. गैप है बेसिक रीडिंग और अर्थमेटिक डिस्पाइट ईयर ऑफ स्कूलिंग. यस, ठीक है. सो ये लग रहा है डिक्लाइन. यूनिफॉर्म अचीवमेंट अक्रॉस रूरल एंड अर्बन स्कूल्स, ये भी कोई डिक्लाइन नहीं है. इंप्रूवमेंट इन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी अक्रॉस ग्रेड्स, तो अगर इंप्रूवमेंट हो रहा है तो वो डिक्लाइन नहीं है. ओके. सो बाय डिफॉल्ट एक ही ऑप्शन हमारे पास बचता है बी. Which recommendation reflects the emphasis of Kothari Commission on educational reforms in India?
एक्सक्लूसिव फोकस ऑन हायर एजुकेशन एक्सपेंशन विदाउट स्कूल रिफॉर्म्स, बट इन्होंने तो सारे के सारे रिफॉर्म्स की बात की थी, इन्होंने स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन सब की बात की थी। Adoption of a common school system and equalization of educational opportunities sounds better. Complete privatization, कोई भी educational commission complete privatization की बात, complete छोड़ो, बहुत ज़्यादा privatization की बात नहीं करते हैं हम। Elimination of science education at secondary level, क्यों eliminate करेंगे, राइट? साइंस एजुकेशन को एलिमिनेट करोगे, साइंटिफिक टेम्पर कैसे डेवलप होगा? सो आंसर आपका बी आ जाएगा जी। Teaching strategies in early childhood should align with learners' cognitive development level. Yes, cognitive, not in fact, not only in early childhood, but हर एक लेवल पे ही cognitive development level जो है वो मैच करना चाहिए। Mental development in childhood progresses through identifiable stages of thinking, reasoning and problem solving. सो मेंटल डेवलपमेंट ठीक है, इनके थ्रू प्रोग्रेस करता है आगे। दोनों स्टेटमेंट्स ठीक है जी, और दोनों स्टेटमेंट्स ठीक है, तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं है? ठीक है, क्योंकि ऊपर वाले में कॉग्निटिव डेवलपमेंट लेवल की बात कर रहे हो कि अलाइन करना चाहिए। क्यों अलाइन करना चाहिए? क्योंकि मेंटल डेवलपमेंट ऐसे प्रोग्रेस करता है। करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। Following is an example of dash reasoning. Ram is mortal, Kareem is mortal, Daljit is mortal, Edward is mortal. तो हम बोल सकते हैं कि सारे के सारे men जो हैं वो mortal हैं। ओके, सो ये जो आप स्पेसिफिक स्टेटमेंट से जनरल पे गए हो, स्पेसिफिक टू जनरल, तो जब जनरल टू स्पेसिफिक होता है तो डिडक्टिव होता है, और स्पेसिफिक टू जनरल होता है तो इंडक्टिव रीजनिंग होती है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। ओके, विच कमीशन और कमेटी फोकस्ड ऑन एजुकेशन सेक्टर बैलेंसिंग द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड मैन पावर रिक्वायरमेंट? तो कौन सी कमेटी ने इस बारे में बात की है? राधा कृष्णन कमेटी, मुदालियर कोठारी और आपका यशपाल कमेटी। आंसर आपका बी रहेगा जी। राधा कृष्णन कमीशन ने बात की थी कि एज देयर इज एन एक्यूट शॉर्टेज ऑफ साइंटिफिक मैन पावर एंड इज एट इट्स वर्स्ट सो फार, तो इसलिए कंसर्न्स हैं कि टीचर साइंस में या मोर क्वालिटी पे फोकस करना है। इट इज़ मच मोर क्वालिटेटिव देन क्वांटिटेटिव। ओके, सो ये था कि लार्ज नंबर ऑफ साइंटिस्ट जो हैं वो हो इन द होप दैट वी मे गेट अ फ्यू मैन ऑफ आउटस्टैंडिंग कैलिबर। सो इसलिए ये जो बैलेंस करने की बात हुई है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और मैन पावर रिक्वायरमेंट, वो इन्होंने की थी। How does mass communication facilitate educational innovation? So mass communication कैसे facilitate करेगा? Confining learning to formal classroom, limiting reach to urban population, eliminating the role of teachers or broadening the access via media platforms. So आप mass communication की बात कर रहे हो तो media platforms के through access broaden करो ना, जैसे हम MOOCs चलाते हैं, massive open online courses. Which body has formally integrated universal human values into technical and professional curricula? So जब टेक्निकल लेवल की बात होती है तो आप AICTE के अलावा कहीं नहीं जा सकते। सो इन्होंने फॉर्मली इंटीग्रेट किया है भाई यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज को टेक्निकल चीज़ों के साथ। In context of secondary education in Uttar Pradesh, which feature most clearly reflects the structural distinction between administrative control and academic regulation? तो separation of administrative and academic function between state authorities and boards within district level education offices, alignment of secondary education governance with higher education regulatory bodies, delegation of governance and curriculum design to private school management. तो प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट वाला भी नहीं जमेगा। ये बात अलाइनमेंट सेकेंडरी एजुकेशन की हायर के साथ अलाइनमेंट क्या शो करोगे ना आप? हमें तो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल और एकेडमिक रेगुलेशन की बात करनी है। ओके, तो सेपरेशन जो है ना, स्टेट अथॉरिटीज ये संभालेंगी, बोर्ड्स ये संभालेंगे, वो बात जो है बेटर है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर रहेगा। ओके, सो उत्तर प्रदेश में बोर्ड ऑफ हाई एजुकेशन एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन, सो UPMSP, सो ये है, और डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन जो है डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के अंडर, वो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन संभाल रहा है। विच टीचिंग मेथड वॉज डेवलप्ड बाय पेस्टोलॉजी? इंस्ट्रक्शन मेथड, लेक्चर मेथड, प्रैक्टिस और फ्रीक्वेंसी, और नन ऑफ द अबव। तो इनमें से कौन सा भी मेथड जो है वो पेस्टोलॉजी ने नहीं दिया है जी। इंस्ट्रक्शन मेथड में तो हम कैलर प्लान लेके आते हैं, लेक्चर मेथड एज सच किसी पर्टिकुलर इंसान ने नहीं दिया है। ओके, तो ये जो स्विस एजुकेशनल रिफॉर्मर हैं अपने पेस्टोलॉजी, सो इन्होंने जो है मेजरली किसकी बात की थी? पेस्टोलॉजी मेथड डेवलप किया था, चाइल्ड सेंटर्ड था, एक्सपीरियंशियल अप्रोच पे। सो वैसी कोई बात यहाँ हो ही नहीं रखी है। ओके,
मेरू की फुल फॉर्म क्या है, एनईपी का क्वेश्चन है। मल्टीपल एक्सप्लेनेटरी रिसर्च यूनिवर्सिटी, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च यूनिट, मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटीज, ना कि यूनियन। आंसर सी हो जाएगा। कंसीडर द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस एंड अरेंज दीज इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर स्टार्टिंग फ्रॉम अर्लीस्ट एस्टैब्लिश्ड टू लास्ट। सो नीपा, इग्नू, आईआईटी खड़गपुर, आईआईएम अहमदाबाद। सो पहले क्या आएगा, खड़गपुर आएगा क्या? पहले खड़गपुर ले लो, फिर अहमदाबाद ले लो, फिर नीपा ले लो और फिर इग्नू। आंसर बी हो जाएगा। ओके। Who observed that curriculum does not mean only the academic subjects traditionally taught in school, but it includes the totality of experiences that a pupil receive through manifold activities that go on in the school. तो स्कूल में और भी बहुत सारे जो टोटलिटी ऑफ एक्सपीरियंस बच्चा गेन कर रहा है, दैट इज करिकुलम। करिकुलम का मतलब सिर्फ ट्रेडिशनली जो चलता आ रहा है पढ़ा देना एकेडमिक सब्जेक्ट, वो नहीं होता। तो ये बात किसने बोली है? तो एनसीईआरटी 2009, 1952-53 का सेकेंड एजुकेशन कमीशन या कोठारी कमीशन या नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। सो ये इतनी अच्छी बात, सी आंसर रहेगा जी, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन ने बोल दी थी। देखो इन सब में सबसे पुराना यही है चारों ऑप्शन में, क्योंकि ऐसी ऐसी बातें ऑलमोस्ट सारे के सारे ही बोल देते हैं। ओके। परसेप्शन कम्स अंडर विच फेज ऑफ टीचिंग? इवेल्युएशन, प्रीसेज, प्रोडक्ट और प्रोसेस। सो ये कौन से उसमें आएगा जी? तो ये आंसर आपका क्या रहेगा? प्रोसेस रहेगा। ओके। परसेप्शन प्रोसेस के अंडर आएगा। प्रीसेज, प्रोसेस, प्रोडक्ट और इवैल्यूएशन, ये चार फेजेस होते हैं। इवैल्यूएशन जो आपका ये है परसेप्शन वाला फेज है, ये प्रोसेस में माना जाता है क्योंकि प्राइमरीली ड्राइवन बाय 3 ऑपरेशंस। तो उसमें परसेप्शन, डायग्नोसिस और रिएक्शन, 3 चीजें आती हैं। ओके। फादर ऑफ पर्सनलाइज सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन, जैसे ऊपर मैंने बताया था कि इंस्ट्रक्शन सिस्टम की अगर बात आएगी तो केलर प्लान की बात आएगी। सो प्रोफेसर फ्रेड एस केलर। ठीक है। न्यू स्ट्रक्चर ऑफ स्कूल एजुकेशन एज पर एनईपी 2020, तो मैंने आपको बताया था कि अगर 5+3+3+4 का स्ट्रक्चर ना मिले तो 5 को भी इन्होंने तोड़ दिया है, जो कि 3 और 2 में टूटेगा। सो 3+2+3+3+4, आंसर थर्ड हो जाएगा, सी। ये रहा सी। ठीक है। एंड्रोगोजी क्या है? आर्ट एंड साइंस ऑफ हेल्पिंग अडल्ट्स टू लर्न। ओके। आर्ट एंड साइंस ऑफ टीचिंग, टीचिंग तो है बट टीचिंग अडल्ट लर्निंग के लिए टीचिंग है ना। आर्ट एंड साइंस ऑफ एनालाइजिंग द माइंड सेट ऑफ अडल्ट नहीं, मेथड ऑफ डायलॉग विद अडल्ट नहीं। सो आर्ट एंड साइंस तो है ही ऑफ हेल्पिंग अडल्ट टू लर्न। सो अडल्ट टीचिंग बोलते हैं, अडल्ट लर्निंग, अडल्ट टीचिंग। ठीक है। इन इंडिया इन विच यूनिवर्सिटी वॉज द डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एस्टेब्लिश्ड फॉर द फर्स्ट टाइम? तो आप एजुकेशन का पेपर दे रहे हो तो इतना तो कॉमन सेंस है कि आपको पता हो। सो कैलकाटा यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, मद्रास या बॉम्बे यूनिवर्सिटी? तो सबसे पहले कैलकाटा यूनिवर्सिटी में एस्टेब्लिश किया गया था एजुकेशन डिपार्टमेंट। विच सर्विस अंडर गाइडेंस इज हेल्पफुल इन मेकिंग बेटर चॉइस, हेल्प इन बेटर एडजस्टमेंट एंड ऑप्टिमम डेवलपमेंट? तो आप बेटर चॉइसेस कब कर पाओगे? जब आप इन्फॉर्म्ड होगे अच्छे तरीके से। और इसीलिए राइट टू इन्फॉर्मेशन वाला जो एक्ट है वो आया था 2005 में, कि भाई कोर्ट ने बोला था कि आप इन्फॉर्म्ड होने चाहिए। सो सेम अप्लाइज हियर कि आप बेटर चॉइस तभी कर पाओगे जब इंफॉर्मेशन सर्विसेज आपके पास होंगी और उसकी हेल्प से आप बेटर एडजस्ट कर पाओगे और ऑप्टिमम डेवलपमेंट हो पाएगा। ओके। Which of these is not included in understanding objectives of cognitive domain? So cognitive domain में कौन सा included नहीं है? Translation, analysis, extrapolation और आपका interpretation. So आप समझने की बात कर रहे हो, understanding, so analysis उसमें involved नहीं है। Okay, analysis एक अलग part हो गया, समझने के बाद आप analyze करोगे। Okay? नेक्स्ट है जी, अ टीचर इज द इमेज ऑफ ब्रह्मा। ये बात किसने बोली है? ये क्वेश्चन इसी बार आया था और आप सोचोगे कि मनु की स्टेटमेंट क्यों ही देंगे ना, बट मनु की स्टेटमेंट है ये, अ टीचर इज द इमेज ऑफ ब्रह्मा। क्योंकि मैंने यही सोचा था, मैंने कहा मनु वाला आंसर क्यों देंगे, जिसमें अच्छे थिंकर का नाम हो वो वाला आंसर देंगे ना। तो मैं पता नहीं स्वामी विवेकानंद या कुछ तो लगा के आई थी इसमें। ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इग्नू वॉज, तो 1985 में इग्नू डेवलप हुई। तो 1985 में एस्टेब्लिश हुई, डेवलप भी नहीं। हु हैज रिटन द बुक राज तरंगिनी? अब याद रखना, हो सकता है ये रिपीट हो जाए। कल्हान, रहीमदास, श्रीलाल शुक्ला, गोपाल देसाई, नीरज। आंसर आपका ए रहेगा जी, कल्हान। कश्मीरी हिस्टोरियन रहे हैं, उन्होंने लिखी है ये। ठीक है। देन है पेडागोजिकल अप्रोच दे रखे हैं और उनका आउटकम दे रखा है। तो कंस्ट्रक्शनिस्ट, कोलैबोरेशन और आपका इंटीग्रेटिव और रिफ्लेक्टिव।
एक्सेलरेट करें, देखो जॉइंट वेंचर की बात आ रही है तो कोलैबोरेट करके ही आप सोल्व करोगे। ओके, तो ये थर्ड यहीं से ही सोल्व हो जाना चाहिए। वैसे कंस्ट्रक्शनिस्ट में आप क्रिटिकल थिंकिंग एक्सेलरेट हो रही है, इंटीग्रेटिव में कॉन्सेप्ट को आप एसोसिएट कर रहे हो, इंटीग्रेट कर रहे हो, और रिफ्लेक्टिव में आप सेल्फ इवेल्युएट कर रहे हो, रिफ्लेक्ट बैक कर रहे हो। ओके, ऑप्शन 3। Which are the objectives of in-service education for teachers? So in service में to increase the professional efficiency of teacher, okay, to increase financial incentive तो कुछ नहीं होता है, to help teacher to know their problem and solve by their wisdom, to provide the extra facility, to broaden the mental outlook। तो सेकंड तो फॉर श्योर नहीं आएगा, अगर सेकंड नहीं आएगा तो 2 ऑप्शन कट आउट हो गए, बचा क्या 1 4 5 और 1 3 5। तो 4 और 3 में से आप सेलेक्ट कर लो कि कौन सा बेटर ऑप्शन है। एक्स्ट्रा फैसिलिटी प्रोवाइड करना या टीचर को हेल्प करना तो उनकी प्रॉब्लम्स जानने के लिए और उसको सॉल्व करने के लिए, तो ये एक्स्ट्रा फैसिलिटी वाली चीज़ नहीं है जी कुछ। आंसर आपका 1 3 5 रहेगा। ये टारगेट है, ये रिकमेंडेशन है। कॉन्टिन्यूस डेवलपमेंट की बात किसने की? टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, टीचर एजुकेशन रेगुलेशन, मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ टीचर। सो 2030 तक मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो इंटीग्रेटेड बीएड 4 ईयर इंटीग्रेटेड, जिसको हम ITEP बोलते हैं आजकल। ओके, ये कोर्सेज शुरू हो रखे हैं अब कॉलेजेस में। मिनिमम 50 आवर्स पर ईयर, ये कॉन्टिन्यूस डेवलपमेंट के लिए जी, कॉन्टिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट। नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स जो हैं वो टीचर एजुकेशन रेगुलेशन है, और NPST 2023 में आई थी गाइडलाइंस टू बिकम मल्टीडिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेज, ये टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस करेंगे। सो 2 4 3 1 ऑप्शन नंबर C, 3 ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन सही है। ओके, Who developed the cycle plan of teaching? देखो टीचिंग की बात हो रही है तो अगेन हर्बर्ट, मॉरिसन और इनकी हम बात करेंगे। ब्लूम ने टेक्सोनॉमी दी है, साइकिल की बात नहीं की है, सो हम मॉरिसन के साथ जाएंगे अगेन। ओके, एक टीचिंग टोपोलॉजी करके आया था, वो भी मॉरिसन था। विच ऑफ दीज शुड नॉट बी यूज्ड फॉर टीचिंग कॉन्सेप्ट? तो कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल तो आप कर सकते हो कॉन्सेप्ट के लिए, एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल भी यूज कर सकते हो, इंडक्टिव थिंकिंग मॉडल भी यूज कर सकते हो। सिनेप्टिक्स मॉडल जो है वो क्रिएटिविटी से रिलेटेड है, तो कोई कॉन्सेप्ट जब आपने समझाना है तो आप सिनेप्टिक्स को यूज नहीं करोगे, बाकी सारे यूज कर सकते हो। ओके, मॉरिसन अप्रोच इज मोर यूजफुल फॉर विच टीचिंग सब्जेक्ट? सो मॉरिसन अप्रोच साइंस, मैथ्स, लैंग्वेज, मोरल एजुकेशन और हिस्ट्री। सो मॉरिसन अप्रोच जो है वो साइंस और मैथ्स आपका आंसर रहेगा। ये मैंने आंसर डी तब बताया था, ये एक्चुअली ना हिस्ट्री ही आना चाहिए आंसर टेक्निकली, लेकिन आपका जो ऑफिशियल आंसर की थी ना उसमें उन्होंने ए आंसर किया, लेकिन उसको जब किसी ने वो किया, क्या बोलते हैं, मैंने किया था क्या, अरे चैलेंज किया, तो उन्होंने वो चैलेंज पता नहीं एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि रिजल्ट अभी तक आया नहीं है। सो कंफ्यूजिंग है, अगर ये क्वेश्चन रिपीट होता है तो गो विद साइंस एंड मैथ, क्योंकि उन्होंने पिछले ऑफिशियल आंसर में साइंस एंड मैथ बोला है रादर देन हिस्ट्री। ओके, सो ये थोड़ा सा सोच समझ के लगाइएगा, मैंने आपको चीज़ें बता दी हैं। हु डेवलप द कंटेंट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफ एजुकेशन? सो कंटेंट ऑफ टेक्नोलॉजी की जब बात आएगी सो IK डेविस और रॉबर्ट ग्लेसर रहेंगे। रॉबर्ट ग्लेसर ने तो सबसे पहले टीचिंग मॉडल की भी बात की है। ओके, Which of the following is not function of University Grant Commission to consider the proposal for the establishment of a new university? तो न्यू यूनिवर्सिटी का प्रपोजल ये क्यों उठाएंगे ना, है ना, तो यही गलत है। टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टाफ कॉलेजेस, फाइनेंशियल ग्रांट प्रोवाइड करना यूनिवर्सिटी और कॉलेज को, टू डिटरमाइन एंड रेगुलेट स्टैंडर्ड्स फॉर टीचिंग, एग्जामिनेशन, रिसर्च वर्क, चीज़ें सही हैं। ये यूनिवर्सिटी, नई यूनिवर्सिटी के प्रपोजल हम UGC के पास नहीं भेजते हैं। Okay, concept of andragogy was originated by whom? So it was originated by Alexander Capp. It was popularized by Malcolm Knowles. So ये बात आपने दोनों याद रखनी है कि popularize Malcolm ने किया था, लेकिन origin Alexander Capp ने 1833 में। Okay, critical pedagogy is a philosophy of education जो passive learning को encourage करेगी नहीं, then philosophy of education that encourage one to be critical towards their reality, कि वो देखें उस चीज़ को और उसके प्रति काम करें। philosophy of education that motivates individuals to learn या that encourage individuals to learn। so ये better option है जी, reality से रूबरू करवाना। okay, अरेंज इन सिक्वेंशियल ऑर्डर द एडवांस्ड ऑर्गेनाइजर मॉडल, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिपीट हो सकता है तो आपको पता होना चाहिए। स्ट्रेंथनिंग ऑफ कॉग्निटिव ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन ऑफ लर्निंग टास्क, प्रेजेंटेशन ऑफ एडवांस ऑर्गेनाइजर, प्रेजेंटेशन, टीचर अप्लाइज स्टूडेंट्स आइडियाज। तो पहले आप क्या प्रेजेंट करोगे, पहले आंसर 3 रहेगा, 3 मतलब थर्ड पहले पे आएगा। प्रेजेंटेशन ऑफ एडवांस ऑर्गेनाइजर पहले रहेगा,
फिर आप प्रेजेंटेशन ऑफ लर्निंग टास्क करोगे, 3 और 2 आंसर सी रहेगा जी आपका, 3 2 1, यानी एडवांस ऑर्गेनाइजर प्रेजेंट करना, लर्निंग टास्क प्रेजेंट करना, स्ट्रेंथन करना कोग्निटिव ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटीज को, और उसके बाद टीचर जो है वो स्टूडेंट के आइडिया को अप्लाई करेगा। Communication is the sharing of ideas and feeling in a mood of mutuality. This statement was given by Edgar Dale, Bernard, then Anderson और Wing. So communication मतलब ideas share कर रहे हो, ये बात एडगर डेल ने बोली है। Okay. First correspondence education institution in Delhi University was established in the year. So DU में पहला education institute कब शुरू किया गया था correspondence education के लिए? 1962 में। ये बात याद रखिएगा। इसको स्कूल ऑफ ओपन अभी के लिए स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के नाम से जानते हैं, पहले स्कूल ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्सेज एंड कॉन्टिन्यूइंग एजुकेशन था। सो ये फर्स्ट कॉरेस्पॉन्डेंस एजुकेशन इंस्टीट्यूट था DU का। माइक्रो टीचिंग कैन बी यूज टू डेवलप क्वेश्चनिंग स्किल, स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन, देन आपका रेनफोर्समेंट स्किल। देखो ये सारी की सारी कौन सी स्किल, ये वाली स्किल हैं, वैसे तो ये सारी ही हैं, बट इन्होंने ऑफिशियल आंसर में स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन दिया था। सो ये प्रॉपर है कि आपने कौन सी स्किल डेवलप की है, अदरवाइज स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग, स्किल ऑफ रेनफोर्समेंट, इस तरीके से लिखते हैं हम ऑफिशियली। ये हैं जी स्किल ऑफ फर्दर। तो ये 17 स्किल हैं जो इंपॉर्टेंट मानी जाती हैं, एडवांस स्टडीज़ के सेंटर ने दी हैं ये, ठीक है, बड़ौदा, एंड बहुत सारी स्किल्स इन्होंने ऐड की हैं। तो ये स्किल्स हैं टीचिंग की। ओके, सो स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन, सिंपल सीधा। देखो स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग भी है, तो मैं वही कह रही हूँ कोई भी हो सकता है, बट उन्होंने बी ऑफिशियल आंसर दिया है। आगरा यूनिवर्सिटी क्या है? सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, डीम्ड या प्राइवेट? तो आंसर आपका क्या रहेगा? एक स्टेट यूनिवर्सिटी है जिसको भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के नाम से भी जाना जाता है। 1927 में एस्टैब्लिश हुई थी। सो एटलीस्ट मोटी मोटी यूनिवर्सिटीज़ तो आपको याद हो कि भाई 1857 में हम कोलकाता, बॉम्बे, मद्रास की बात करते हैं। देन आप जो हैं 1882 या 83 आई थिंक पंजाब यूनिवर्सिटी की बात करते हैं। फिर आप 1887 में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की बात करते हैं। 1916 में हम BHU की बात करते हैं। 1927 में हम आगरा यूनिवर्सिटी की बात करते हैं। सो कुछ याद होनी चाहिए। टीचिंग मशीन वॉज प्रोपाउंडेड बाय BF स्किनर, SL प्रेसी, क्रुइकशैंक और डेविस। तो SL प्रेसी आपका सही आंसर रहेगा, सिडनी L प्रेसी, 1920 के अराउंड 1920s। डाइट वॉज प्रपोज्ड, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डाइट, तो मैंने ऊपर बताया भी था आपको कि NP 1986 जो है उन्होंने प्रपोज किया था, तो उसके बाद डाइट्स बननी शुरू हुई हैं। ओके, ये बहुत मतलब होता है ना, घिसा पिटा क्वेश्चन है जो नेट में हर बार पहले आता था और अब एक आधी बार यहाँ भी आ जाता है। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन इज टाइटल्ड एज, सो NCFT का टाइटल आपसे पूछा है, टुवर्ड्स प्रिपेयरिंग प्रोफेशनल एंड ह्यूमेन टीचर। ये प्रॉपर आपका टाइटल है। तो आपको टाइटल्स याद होने चाहिए जो हैं, जैसे वो वाली 4 पिलर वाली जो रिपोर्ट है, लर्निंग द ट्रेजर विद इन, ठीक है, वो टाइटल हो गया। देन ये टुवर्ड्स प्रिपेयरिंग प्रोफेशनल एंड ह्यूमन टीचर, वो एनलाइटनमेंट एंड टुवर्ड्स वो था ना, टुवर्ड्स एनलाइटेंड एंड ह्यूमन सोसाइटी, रामामूर्ति कमेटी की रिव्यू रिपोर्ट, राइट। सो पता होनी चाहिए वो। Suggestion for the establishment of rural university was given by Indian Education Commission, Calcutta University Commission, then Yashpal Committee और University Education Commission. So answer आपका D हो जाएगा जी, राधाकृष्णन कमीशन ने suggest किया था ये। Orientation and refresher courses are organized by pre-service teacher education program, in-service teacher education program, distance education teacher education और फैकल्टी इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम फॉर टीचर एजुकेशन ओनली। सो ओरिएंटेशन और रिफ्रेशर प्रोग्राम क्या रहते हैं जी? जब आप सर्विस में जाते हो उसके बाद की बात होती है ओरिएंटेशन और रिफ्रेशर। सो ये ड्यूरिंग द सर्विस की बात है, इन सर्विस। अ टीचर टू कीप अलाइव एंड फ्रेश शुड बिकम ए लर्नर फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो टीचर को लर्नर बनते रहना चाहिए। ये स्टेटमेंट किसने बोली थी? यूनिवर्सल एजुकेशन कमीशन, सेकेंडरी एजुकेशन, कोठारी या नेशनल पॉलिसी? सो ये सबसे पहले यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन ने बोली थी। ओके, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड इज एसोसिएटेड विद प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी या प्री प्राइमरी? सो इट इज एसोसिएटेड विद प्राइमरी एजुकेशन। 1987 की बात है ये, और पॉलिसी अपनी 1986 की, उसके बाद ही ये रेकमेंड हुआ था। प्रोपाउंडर ऑफ बेसिक टीचिंग मॉडल इज, तो 1000 बार आ चुका है ये क्वेश्चन, रॉबर्ट ग्लेसर आपका आंसर रहेगा जी। ओके, NCFT ड्राफ्टेड करिकुलम फॉर टीचर एजुकेशन इन द ईयर। सो अभी तक हम NCT ने ड्राफ्ट किया है जो, तो NCFT 2009 ही तो पढ़ते हैं अब तक। सो NCFT 2009 में आया था जी। हु सेड नॉलेज इज पावर?
सोक्रेटिस, एरिस्टोटल, प्लेटो और बैकन। सो आंसर आपका क्या हो जाएगा? बैकन। ओके, बैकन ने बोली है ये चीज़। मेरे दिमाग में पता नहीं क्यों प्लेटो चल रहा था। Which of the following statement is not correct about the impact of education on culture? एजुकेशन प्रिजर्व करती है कल्चर को, एजुकेशन हेल्प करती है डेवलपमेंट ऑफ कल्चर में, एजुकेशन डिफरेंस क्रिएट करती है, या एजुकेशन कल्चर ट्रांसमिट करती है? पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है मैंने सेकंड यूनिट में भी आया हुआ है ये क्वेश्चन, तो रिपीट होगा मे बी। सो एजुकेशन जो है वो डिफरेंस क्रिएट करती है, ये बात गलत है जी। ओके, तो यही हमसे पूछा था, कौन सी गलत है? फंक्शन ऑफ टीचर एजुकेशन इज टू प्रोड्यूस गुड टीचर्स, ये बात किसने बोली है? सीवी गुड, बीओ स्मिथ, वोकर या रस्किन? सो ये बात वोकर ने बोली है, डब्ल्यू वोकर। ओके, तो फंक्शन क्या है टीचर एजुकेशन का? कि अच्छे टीचर्स प्रोड्यूस करना, वोकर। ओके, वोकर ने चलते फिरते ये बात बोल दिया, ऐसे करके याद रख लो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर करिकुलम इन एनसीएफ 2005? कनेक्टिंग लर्निंग to real life examples, yes. Ensuring that learning should be totally based on content knowledge, nahi. Enhancing the curriculum to provide knowledge and examples beyond textbook, yes. Integrating examination with class school life, ठीक है, मतलब आप स्कूल लाइफ और चीज़ों से रिलेट करो। बी ऑप्शन, ठीक है, बी ऑप्शन गलत है। Leadership is an interpersonal influence exercised in a situation and directed towards the attainment of a specialized goal or goals. Whose statement is this? तो जॉर्ज डॉगल्स, कोन्स और रॉबर्ट टैनबम। तो आंसर आपका डी रहेगा। ये इस बार का ही क्वेश्चन है, 2025 का जो कैंसिल हुआ था उस बार का। ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड स्कीम वॉज रिकमेंडेड बाय सार्जेंट प्लान, यशपाल कमेटी, नेशनल पॉलिसी एजुकेशन 1986 और एनपी। तो ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड तो यही 1986 की पॉलिसी 87 में आ गया था प्राइमरी एजुकेशन को स्ट्रेंथन करने के लिए। Who has given grassroots model of curriculum development? हिल्डा टाबा, सेलर, ओलिवर और टाइलर। सो हिल्डा टाबा ने ग्रासरूट मॉडल दिया है जी, 1000 बार पढ़ा हमने नेट में। Which of the following is not related to Stakes model of curriculum evaluation? So prerequisites रहेंगे, अगर prerequisites हैं तो आप potential और actual results की भी बात करोगे, potential और operational curriculum की भी बात करोगे, but identification of educational experience जो है वो Stake के मॉडल में involved नहीं है, included नहीं है। NEP 2020 named the first 5 years of schooling as, तो सबसे पहले फाउंडेशनल स्टेज है, देन प्रिपरेटरी स्टेज है, फिर आपका मिडिल स्टेज है और आपका सेकेंडरी स्टेज है। सो पहले 5 साल फाउंडेशनल एजुकेशन। अ टीचर डिस्कसेस विद स्टूडेंट्स अबाउट हाउ टू सेलेक्ट अप्रोप्रिएट सब्जेक्ट्स फॉर फर्दर स्टडीज। सो फर्दर स्टडीज की बात हो रही है, ना कि पर्टिकुलर नौकरी की, जॉब की। पर्टिकुलर जॉब की बात होती तो वोकेशनल आता, अदरवाइज ये क्या रहेगा? एजुकेशनल गाइडेंस रहेगा। NEP 2020 द पीरियड ऑफ फाउंडेशनल लेवल ऑफ एजुकेशन इज, तो पहले 5 साल, अभी तो बात हुई थी, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन इन NEP 2020 5+3+3+4, इजीएस्ट क्वेश्चन। चेयरपर्सन कौन थे ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ NEP 2020? कस्तूरी रंजन, वसुधा कामत, राम शंकर कुरील और मंजू भार्गव। सो आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा, कस्तूरी रंजन। देन है आपका यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन वॉज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर, मैंने आपको बोला था कि अगर 1956 नहीं है ऑप्शन में तो 1953, क्योंकि 1953 में इनको फॉर्मली मतलब इनोग्रेट कर दिया था, बट जो वो था एक्ट था वो 1956 में आया था। 10 core areas of curriculum were introduced by Professor Yashpal Committee, Ramamurthy Committee या National Policy on Education 1986 और Justice Verma Committee। तो प्रोफेसर यशपाल कमेटी ने जो है वो 10 core areas की बात की थी जी। ये कमेटी थी टू एडवाइज ऑन रेनोवेशन एंड रिजुविनेशन ऑफ हायर एजुकेशन, 2009 में बनाई थी। ओके, मॉडर्न करिकुलम फॉर टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स इज डेवलप्ड बाय NCT, AICT, RCI और UGC। मॉडर्न करिकुलम फॉर टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कौन डेवलप करेगा? टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम है ना, तो NCT डेवलप करेगा ना। ओके, हु वाज द चेयरपर्सन ऑफ नेशनल नॉलेज कमीशन? मैंने आपको बोला था, एक एग्जांपल में ऐसे ही रैंडम बोला था कि आपको चीज़ें याद होनी चाहिए। अगर मैं बोलूँ कि सैम पिट्रोडा कौन है तो आपको नेशनल नॉलेज कमीशन के चेयरपर्सन याद आने चाहिए। सो आंसर आपका डी हो जाएगा। फुल फॉर्म क्या है TLC की? टाइम बाउंड लर्निंग कोर्स, टाइम लर्निंग आएगा, लर्निंग करिकुलम, टोटल लर्निंग करिकुलम, टोटल लिटरेसी कैंपेन और ट्रेनिंग लर्निंग कैंपेन। सो आंसर आपका सी हो जाएगा जी, टोटल लिटरेसी कैंपेन। मेन पर्पस क्या था नवोदय विद्यालय का? इज टू गिव एजुकेशन टू रूरल टैलेंटेड स्टूडेंट्स, अर्बन स्टूडेंट, SC स्टूडेंट या गर्ल्स। तो जो रूरल लेवल पे टैलेंटेड बच्चे हैं उनके लिए नवोदय विद्यालय बनाए गए थे।
बेसिक टीचिंग मॉडल, मतलब ऑप्शन भी नहीं पढ़ना चाहिए, रॉबर्ट ग्लेसर जुबान पे आ जाना चाहिए। नेशनल प्लानिंग कमेटी कब बनी थी? 47 में, 1953, 1964, 1938। सो नेशनल प्लानिंग कमेटी 1938 में बनी थी जी। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने बनाई थी। कांग्रेस प्रेसिडेंट सुभाष चंद्र बोस, उन्होंने मैप आउट किया था और उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को बोला था टू चेयर द कमेटी। ओके, सो आंसर आपका 1938 रहेगा। याद रखना, ये नया क्वेश्चन है। ओके लो जी, डिलॉर कमीशन आ गया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पिलर ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू जे डिलॉर्स कमीशन? लर्निंग टू डू, लर्निंग टू नो, लर्निंग टू लिव टुगेदर या एंड लर्निंग टू बी। ओके, बट ये लर्निंग टू गिव जस्टिस इसके अंदर नहीं आएगा। ओके ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट कैन मेक अ लॉ इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन बिकॉज एजुकेशन किस में है? यूनियन लिस्ट में, स्टेट लिस्ट में, कॉन्करेंट में। तो एजुकेशन ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट लिस्ट में थी, फिर हमने 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेके आए जो हम 1976 में, उसके तहत हमने कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दी 1976। तो अब ये कॉन्करेंट लिस्ट में है, इसलिए है ऑल ऑफ द अबव। नहीं 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 नहीं, कॉन्करेंट लिस्ट भाई, कॉन्करेंट लिस्ट। ओके, ये आई थिंक किसी और क्वेश्चन का आंसर आ गया होगा, कॉन्करेंट लिस्ट में है। ओके, कॉन्करेंट लिस्ट। बाय विच ईयर यूनिवर्सल एक्सेस टू प्राइमरी एजुकेशन वाज प्रोमिस्ड इन नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986? सो यूनिवर्सल एक्सेस जो है वो कब तक के लिए प्रोमिस की थी? सो वो 1995 तक के लिए प्रोमिस की थी जी। सो 1995। When National Committee on Women's Education was formed? सो नेशनल कमेटी कब बनी थी? 61 में, 51 में, 58 में या 64 में? सी आंसर रहेगा। 1958 में पहले बनी थी सबसे, और उसकी चेयरपर्सन दुर्गाबाई देशमुख थी। फिर 1961 में जो है वो हंसा मेहता कमेटी चेयरपर्सन थी, तो वो एक कमेटी बनाई गई। ग्रांट इन एड सिस्टम ऑफ फॉर स्कूल्स was announced in Woods Dispatch 1954 for missionaries, indigenous companies या all of the above? तो देखो, ग्रांट इन एड सिस्टम जो था फॉर स्कूल्स वो सबके लिए अनाउंस हुआ था, ठीक है, तो चाहे वो मिशनरी हो चाहे कोई भी हो। तो आंसर आई थिंक डी ज्यादा बेटर रहेगा, डी। राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन बिटवीन एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 हैज बीन इंसर्टेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज? सो 21 आर्टिकल 21A इंसर्ट किया था हमने। कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से किया था वो आप मुझे बता देना, ठीक है। मैंने बहुत देर बोल दिया। सो ये डी नहीं है जी, ये आएगा, ठीक है ना, ये याद रखना। चलो, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड हैज बीन स्टार्टेड फॉर क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। तो क्वालिटेटिव किसका? एलिमेंट्री एजुकेशन का। सो क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। व्हेन वाज साक्षर भारत अभियान प्रोग्राम्स स्टार्टेड? सो साक्षर भारत प्रोग्राम कब शुरू हुआ था? सो ये 8 सितंबर 2009 को शुरू हुआ था साक्षर भारत अभियान, ऑन द ओकेजन ऑफ इंटरनेशनल लिटरेसी डे। दैट मीन्स 8 सितंबर को ही इंटरनेशनल लिटरेसी डे मनाया जाता है। ओके, What was not proposed by the Education Commission from amongst the following? Education for production, privatization of education, education for social national integration, education and democratic values. So देखो, ये प्राइवेटाइजेशन की बात नहीं हुई होगी फॉर श्योर, तो बी आपका आंसर हो जाएगा। ओके ओके, दो क्वेश्चन हैं, आंसर सेम आएगा। देखो, हु वाज द चेयरमैन ऑफ नेशनल काउंसिल फॉर वुमेन एजुकेशन, और which of the following was the first committee to look into girls education? ठीक है, तो कौन सी थी? हंसा मेहता, श्रीमती हंसा मेहता कमेटी रहेगी जी। ये चेयरपर्सन थे, ये यहाँ पे भी सेम चीज है। ओके, सो डॉक्टर हंसा मेहता, उन्होंने चेयर ऑफ नेशनल काउंसिल फॉर वुमेन्स एजुकेशन, वेयर शी चैंपियन इक्वल राइट्स, नोटेबली हेडेड अ कमेटी जिन्होंने चैलेंज किया डिफरेंशिएटेड जेंडर बेस्ड करिकुलम, बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग करिकुलम। ओके, फ्लैश बल्ब मेमोरी क्या होती है? व्हेन वन कैन रिमेंबर विविडली, व्हेन यू कैन रिटेन फॉर अ लॉन्गर पीरियड, मेमोरी ऑफ फर्स्ट हैंड एविडेंस। देखो, फर्स्ट हैंड एविडेंस होगी तो वो ऑटोमेटिकली लंबे टाइम के लिए जाएगी। फ्लैश बल्ब मेमोरी मतलब एकदम से चमक जाए। ओके, सो व्हेन आप एकदम से याद आ जाए, आपको लंबे टाइम के लिए रिटेन्ड हो चीजें, और मेमोरी ऑफ फर्स्ट हैंड एविडेंस, तो आंसर आपका डी हो जाएगा। एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल ऑफ टीचिंग वाज डेवलप्ड बाय, एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल डेविड ऑसबल। ऑसबल की लर्निंग मीनिंगफुल लर्निंग थियरी भी है। हु पायनियर्ड द मूवमेंट ऑफ वुमेन एजुकेशन इन इंडिया? कार्वे, अंबेडकर, मोहन राजाराम मोहन रॉय और बाबा आमटे। सो आंसर आपका ए रहेगा जी, महर्षि ढोंडो केशव कार्वे, और एक SNDT यूनिवर्सिटी जो है वो भी फर्स्ट यूनिवर्सिटी के ये फाउंडर हैं। ठीक है जी,
ये हो गए जी आपकी 10 की 10 यूनिट्स मेरी तरफ से। मैंने अपना काम कंप्लीट कर दिया है। आपको 10 मैराथन्स करनी है और 10 ये क्लासेस करनी है और आपका एजुकेशन सॉर्टेड है। उसके अलावा आप अपने पेपर 1 से रिलेटेड चीज़ें ध्यान रख सकते हो। एंड दिस वाज ऑल अबाउट द सीरीज ऑफ दीज 10 क्लासेस। आपके यूपी के जो क्वेश्चंस थे वो मैंने सारे के सारे यूनिट वाइज करवा दिए हैं। अगर इनकी पीपीटी किसी को चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, आप वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं, आपको सारा आइडिया हो जाएगा। एंड अदरवाइज आप इन्हीं क्लासेस को बार बार सुन के इतना रिवाइज कर लो इन 10-20 क्लासेस को, 10 वो मैराथन वाली और 10 ये क्लासेस, स्पेशली ये 10 क्लासेस, कि आपको ऐसे आंसर चमक जाए, बिल्कुल फ्लैश बल्ब मेमोरी की तरह ऐसे चमक जाए। ठीक है, तो वो चीज़ आपने रियलाइज करनी है कि बस आता है। ओके, कोई सिली मिस्टेक ना हो तो आराम से आप ये पेपर क्लियर कर लोगे। This was all about today and this was all about this series. Thank you so much for watching. Be happy, keep smiling, subscribe to Inculcate Learning because it is absolutely free. Be consistent in your efforts. Take care. See you very soon with other classes क्योंकि अभी UPGDC का रिजल्ट भी आने वाला होगा या पता नहीं जब तक ये क्लास डले आना जाए। एंड नेट के भी और नेट की भी आंसर की आनी है, तो बहुत सारे काम है। I'll see you in next classes. Take care.